नमस्कार, राधे राधे सभी को। 21 दिसंबर का करंट अफेयर आज हम साथ में मिलके पढ़ेंगे। चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मोटिवेशन जो हम रोज लेते हैं। इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। दुनिया को बदलने से हो क्या जाएगा ना, आप दुनिया बदल सकते हैं। और स्वाभाविक सी बात है, जब आप हो तो पूरी दुनिया है, आपसे मिलके दुनिया बड़ी बनी है। ठीक है, तो दुनिया तो बहुत बड़ी है और दुनिया का आप एक हिस्सा हो। ठीक है, इंसान के रूप में आप एक हिस्सा हो, तो आप खुद को बदलो तो स्वाभाविक सी बात है धीमे धीमे दुनिया बदल जाएगी। स्टार्टिंग आप दुनिया से मत सोचो कि ये सामने वाला बदल जाए तो मैं बदल जाऊंगा। नहीं नहीं, पहले आप बदलो क्योंकि दुनिया का आप हिस्सा हो। आप बदलोगे तो सभी लोग बदल जाएंगे। ठीक है, चलिए बदलना पहले खुद को शुरू करो, फिर दूसरा अपने आप बदल जाएगा और अपनी जो दुनिया है, आपकी सफलता है आपके कदमों पर होगी। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ठीक है, इसके ऑप्शंस हैं आपके पास 18 दिसंबर, 20 दिसंबर, 21 दिसंबर, 22 दिसंबर। बताइए आपसे क्या पूछा जा रहा है? अंतरराष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है आपसे? अंतरराष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका जो आंसर है वो है 20 दिसंबर। क्या है? 20 दिसंबर। अंतरराष्ट्रीय मानव एकजुटता जो दिवस है वो 20 दिसंबर को मनाया जाता है। जैसा कि हम अधिकतर क्वेश्चनों में पढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ। आपने देखा हो हर रोज ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। तो आप टेंशन ना ले, जैसे थोड़ा बहुत तो मैंने आपको पिछली जो क्लासेस उसमें जानकारी दी है, और आपको विस्तृत जानकारी जो मैं विविध पढ़ा रही हूँ उसी की विविध में आपको आने वाला है संयुक्त राष्ट्र संघ। तो आपको जितने भी संगठन है उसके द्वारा चलाए जाते हैं, जितनी भी क्रियान्वित जो योजनाएं हैं वो सारी मैं आपको पढ़ाऊंगी। और अगर यकीन मानिए, अगर आपको ये पूरी चीजें पता चल गई ये संयुक्त राष्ट्र के बारे में, तो आपको आधे से ज्यादा चीजें आपको नॉलेज में आ जाएंगी। चलिए, तो उसी के द्वारा स्थापित ये दिवस है, उसी के द्वारा ये स्थापित दिवस है अंतरराष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस, जो हम 20 दिसंबर को मनाते हैं। और इसका उद्देश्य क्या होता है आपको पढ़ के समझ में आ रहा होगा कि जो दुनिया विविधता में एकता वाली बात है, दुनिया में कितने अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग जातियों की, अलग अलग संस्कृति की, अलग पहनावा का, तो उसका एकजुटता। मानव तो एक ही है, पहनावा अलग हो सकता है, संस्कृति अलग हो सकती है, मानव तो एक ही है। तो कहीं ना कहीं हम एक साथ मिलकर विकास करें। ठीक है, एक साथ मिलकर विकास करें और विकसितशील जो देश हैं उनको हम सपोर्ट करें। ठीक है, कहीं ना कहीं एकजुटता की बात इसमें की जा रही है, मानव की एकजुटता की बात की जा रही है। कब मनाते हैं हम? 20 दिसंबर को मनाते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुशंसा पर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी? इसके ऑप्शंस हैं आपके पास मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। बताइए क्या पूछा जा रहा है आपसे? राज्य के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा राज्य कौन सी योजना शुरू करेगा? पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगा, मतलब ये वाली योजना स्थापित करेगा। इसके सामने आपके सामने ऑप्शंस है, क्या है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। बताइए इसका आंसर क्या है? चलिए, इसका जो आंसर है वो है मध्य प्रदेश। इसका क्या आंसर है? मध्य प्रदेश। क्या कौन सी योजना है? पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस जो योजना है वो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है। आपने देखा हो कि जैसे ही नवनिर्वाचित सरकार बनी, जैसे हमारे मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी, और अपने छत्तीसगढ़ में जो है वो राव साहब जी बन गए हैं, और जो हमारे राजस्थान में है वो भजन लाल जी बन गए हैं। ठीक है, तो आप जैसे देखा हो इन लोगों के निर्वाचित होने के बाद ही इनने अपने कार्यभार संभाला और एक जो कानून है वो नियम लागू कर दिए। तो हमारे मध्य प्रदेश में जो नियम लागू हुआ वो क्या लागू हो गया है कि जितने भी सरकारी कॉलेज हैं, ठीक है, जितने भी जिले हैं उसमें जितने भी सरकारी कॉलेज हैं, एक जिले का कोई एक सरकारी कॉलेज होगा, उसमें जिले के सिर्फ एक सरकारी कॉलेज में कौन सी योजना लागू होगी? पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस योजना। कौन सी? पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस योजना। मध्य प्रदेश के जितने जिले हैं उसके एक जिले में, हर जिले में एक
सरकारी जो कॉलेज है उसमें ये योजना शुरू की जाएगी, जो मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, आप स्वाभाविक सी बात है, ये योजना शुरू होने के बाद उस जो कॉलेज में ये योजना शुरू होगी वो डिजिटल हो जाएगा। ठीक है, डिजिटल माध्यम से वो कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा और कहीं ना कहीं उसमें आधुनिक चीज़ों का निर्माण ज़्यादा होगा। ठीक है, ज़्यादा डेवलप होगा, जितनी भी सुविधाएं हैं और भी सुविधाएं हैं उनमें अभी विवरण नहीं दिया गया है, पर इतनी सुविधाएं हैं, पता है कि अत्याधुनिक वो कॉलेज होगा। ठीक है, उस किसी योजना के अंतर्गत पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के कॉलेजों को ये योजना दी जाएगी। हर जिले में एक सरकारी कॉलेज में ये योजना होगी। कौन ने की है? मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार के नवनिर्वाचित सरकार के जो मुख्यमंत्री है मोहन यादव। क्या नाम है? मोहन यादव। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये भी देख लीजिए 570 कॉलेज हैं लगभग मध्य प्रदेश में, सरकारी जो कॉलेज हैं, और हर जिले का एक सरकारी जो कॉलेज है उस पर ये योजना लागू होगी। ठीक है, उस पर ये योजना लागू होगी। हम इस पर लगभग जो रुपए खर्च करेंगे, लगभग हमने ये रुपए खर्च किए, आप देख लीजिए। सरकार जो रुपए देगी, कितने करोड़ रुपए ज्यादा खर्च करेगी? 460 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च करेगी इस योजना के लिए। ठीक है, इतना कोई इशू नहीं है कि आप ये पैसे भी देखें। ठीक है, खर्च का कोई इशू नहीं है, ये ऐसे क्वेश्चन कभी बनते नहीं है। बस आप ये याद रखिए कि जो मध्य प्रदेश है उस सरकार ने ये योजना शुरू की है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में साल 2023 में गूगल के टॉप ट्रेंडिंग एथलीट के लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन रहे हैं? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। विराट कोहली, नीरज चोपड़ा, मोहम्मद शमी, शुभमन गिल। बताइए क्या पूछा जा रहा है? साल 2023 की बात चल रही है। गूगल के टॉप ट्रेंडिंग एथलीट मतलब क्या होगा? जैसे देखो, आपने देखा होगा गूगल पे जो चीज़ सर्च होती है, हर साल का आंकड़ा निकाला जाता है कि किस देश ने क्या क्या चीज़ें सर्च की, तो उसके बाद अपनी सरकार को पता चलता है कि भाई हमारे देश में ये चीज़ों की ज़्यादा सर्च हुआ है गूगल पे। तो जो एथलीट का जो एक टॉपिक होता है ना अलग से, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो सर्च किया गया है वो कौन से क्रिकेटर को किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, 2023 की बात चल रही है। ऑप्शन है विराट कोहली, नीरज चोपड़ा, मोहम्मद शमी, शुभमन गिल। बताइए क्या आंसर है इसका? चलिए इसका जो आंसर है वो शुभमन गिल। क्या नाम है? शुभमन गिल। 2023 में जो इनका प्रदर्शन रहा है क्रिकेट में वो सराहनीय रहा है। क्या सराहनीय रहा है? तो सबसे ज्यादा जो गूगल पे सर्च किए गए जो इंसान है उनका नाम क्या है? शुभमन गिल। क्या नाम है? शुभमन गिल, जो एक भारतीय क्रिकेटर है। 2023 की बात चल रही है, गूगल पे सबसे ज्यादा इनको सर्च किए जाने वाला 2023 में ये टॉप स्थान पर रहे हैं। और ये एक और चीज से फेमस है, आपको पता है, सारा। ठीक है, सभी जब क्रिकेट में खेलते हैं तो बस वो ग्राउंड में ये एक ही आवाज आती है, सारा का सारा। ठीक है, चलिए, पर ये उस वजह से नहीं, उनके उनके प्रदर्शन के कारण 2023 में इनने जो क्रिकेट में जो प्रदर्शन किया है उसके द्वारा ये लोकप्रिय हो चुके हैं और गूगल पे सबसे ज्यादा टॉप सर्च पे आ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। नितिन साहनी, वीर दास, दीपक धर, कमलेश शर्मा। बताइए क्या पूछा जा रहा है आपसे कि ब्रिटिश भारतीय संगीतकार हैं 2024 में बुकर पुरस्कार पे जो निर्णय लिखते हैं, मतलब जो निर्णायक टीम होती है ना, जो पुरस्कार देते हैं उसमें एक निर्णायक टीम होती है कि भैया ये किसको पुरस्कार मिलना चाहिए, तो उनका नाम आपको बताना है। और वो जो भी है वो कौन है? ब्रिटिश भारतीय संगीतकार है। ये ऑप्शंस आपके सामने हैं। बताइए कि ये निर्णायक टीम में हमने किसको शामिल किया है? चलिए, उनका जो नाम है नितिन साहनी। क्या नाम है? नितिन साहनी। इन्होंने 70 से अधिक फिल्मों में अपना संगीत दिया है। ठीक है, क्या नाम है? नितिन साहनी। ये एक ब्रिटिश भारतीय संगीतकार है। ठीक है, ब्रिटिश भारतीय संगीतकार है। क्या नाम है? नितिन साहनी। इन्होंने 70 से अधिक फिल्मों में अपना संगीत दिया है। एक उनकी फेमस जो फिल्म है मिडनाइट चिल्ड्रंस। क्या नाम है? मिडनाइट मिडनाइट चिल्ड्रंस। इसमें किसने संगीत दिया है? नितिन साहनी। किसने? नितिन साहनी। उसी
इन्हीं को हमने बुकर जो पुरस्कार है 2024 का, बुकर पुरस्कार किसको दिया जाता है, पहले आप ये सुन लीजिए। पहले जितने भी उपन्यास लिखे जाते हैं, ठीक है, जितने भी उपन्यास लिखे जाते हैं उनके लेखकों की एक सूची बनाई जाती है, ठीक है, बहुत सारे लेखकों की सूची बनाई जाती है। फिर ये जो निर्णायक टीम हमने जिसको नितिन साहनी को इसमें सदस्य बनाया है, तो वो टीम मिलकर डिसाइड करती है कि सबसे अच्छा उपन्यास किसका है और उसी को ये बुकर पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो उसी की निर्णायक टीम में हमने नितिन साहनी को ऐड कर दिया है, और जो कौन है, ब्रिटिश भारतीय संगीतकार है, इनने 70 से अधिक फिल्मों में अपना संगीत दिया है, ठीक है। और ये जो बुकर पुरस्कार है वो इंग्लैंड के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, इंग्लैंड जो सरकार है उसके द्वारा बुकर पुरस्कार दिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार, ये नहीं कर लीजिए, ठीक है, राज्य सरकार ने लाउड स्पीकर और मास्क की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश दिया है। इसके ऑप्शंस हैं आपके सामने। हाँ, अच्छा जी जी तो हाँ, मैं क्वेश्चन पढ़ रही थी, ठीक है, लाउड स्पीकर और मास्क की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश दिया है। इसके ऑप्शन है आपके पास, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, केरल। बताइए इसका आंसर क्या है। चलिए, ललित भैया ने उसका आंसर पहले ही बता दिया, इसका आंसर है मध्य प्रदेश। क्या पूछा जा रहा है कि लाउड स्पीकर और मास्क की बिक्री पर बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया है, उसका क्या आंसर है, मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री मैंने अभी बताए थे उनका नाम क्या है, मोहन यादव। मोहन यादव जी पहले दिन से, जिस दिन से शपथ ग्रहण करी उसी दिन से बहुत सक्रिय है। उन्होंने सबसे पहला जो कानून बनाया था, उन्होंने सबसे पहले यही कानून बनाया था। जैसे ही वो निर्वाचित हुए, उनने शपथ ग्रहण किया, उसके जस्ट बाद ही उन्होंने ये नियम लागू कर दिया कि धार्मिक स्थलों पर और सामूहिक स्थलों पर कोई भी लाउड स्पीकर ज्यादा तेज आवाज में नहीं बजाएगा, और जो मांस की बिक्री है वो बिल्कुल प्रतिबद्ध होनी चाहिए, बिल्कुल बंद होनी चाहिए। तो ये मोहन यादव जी ने एक कानून बना दिया है। वो कहाँ के हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, स्वाभाविक सी बात है, तो ये योजना भी, सॉरी, ये कानून भी मध्य प्रदेश में ही लागू होगा। चलिए, हाल ही में किस मंत्रालय की ओर से संसद सुरक्षा उल्लंघन घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय, सॉरी अमित शाह, इनका वो तो मंत्रालय के, जो अमित शाह, गृह मंत्रालय आया तो मेरा नाम आ गया अमित शाह, तो गृह मंत्रालय के मंत्री कौन है, अमित शाह। चलिए, तीसरा जो ऑप्शन है, संस्कृति मंत्रालय, और इनमें से कोई नहीं। क्या पूछा जा रहा है आपसे, किस मंत्रालय की ओर से संसद सुरक्षा उल्लंघन घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं। बताइए इसका आंसर क्या है। स्वाभाविक सी बात है, किस गृह मंत्रालय के द्वारा ही ये चीजें होंगी, किसके द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा ही ये होंगे। और गृह मंत्रालय के मंत्री कौन है, अमित शाह। क्या नाम है, अमित शाह, मोटा भाई। चलिए, तो देखिए, आपने न्यूज़ सुनी होगी जो बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। फेमस क्या हुई थी, होना ही था, ये इतनी बड़ी चूक थी। संसद में आपने देखा था कि कुछ चार लोग, दो लोग बाहर थे संसद के और दो लोग अंदर थे, ठीक है, दो लोग संसद के अंदर घुस गए थे। इसमें शामिल तो 6 लोग थे, पर 4 लोग, एक दो लोग संसद के बाहर थे और 2 लोग संसद के अंदर घुस गए थे। जब कार्यवाही चल रही थी, जब उसमें सुनवाई हो रही थी, एक कोई उनका नाम मैं भूल रही हूँ, वो लोग, वो भाषण दे रहे थे, बीजेपी की कोई थे, और वो बीच में दो बंदे आकर संसद के बीच में घुस गए। तो ये देखने वाली बात है, बहुत सोचने वाली बात है कि संसद में इतनी बड़ी चूक हो कैसे गई। क्योंकि अगर कुछ उनके हाथ में बम होता तो कहीं ना कहीं हमारी जो नया संसद भवन है और हम कितने लोगों की क्षति हो जाती। तो ये बहुत बड़ी चूक थी। तो किस मंत्रालय इस पर कार्रवाई की है, गृह मंत्रालय इस पर कार्रवाई की है। और कौन सा जो अपनी जो फोर्स है ना, वो लिख लीजिए, कौन सी फोर्स ने हमारी इसका कार्यभार संभाला है, सेंट्रल रिजर्व, लिखिए, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने इसका जिम्मा लिया है, और वो ही लेगी। सेंट्रल फोर्स जो है उसने इसका जिम्मा लिया है। और इनके जो महानिर्देशक हैं, ठीक है, इनके जो महानिर्देशक हैं उनका नाम क्या है, अनीश यादव। अनीश यादव द्वारा, ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जो महानिर्देशक हैं अनीश यादव, उनके द्वारा ये पूरी कार्यवाही पर, जो कार्यवाही हुई थी, जो चीज हुई थी उस पर पूरा कार्यवाही की जा रही है। इनके द्वारा ही जांच की जाएगी ऐसा क्यों हुआ, और जो भी जानकारी निकलेगी उन पर सजा दी जाएगी, उन पर आगे कार्रवाई की जाएगी कि इतनी बड़ी असुरक्षा कैसे हो गई, इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, ठीक है।
आप सभी को पता है गृह मंत्रालय के मंत्री मैंने बता ही दिया है, अमित शाह, उनके द्वारा, इस मंत्रालय के द्वारा ये जांच की जा रही है। उसी में सीआरपीएफ के द्वारा, उसके महानिर्देशक क्या नाम है, अनीश यादव के द्वारा ये पूरी कार्रवाई को देखा जा रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में शीर्ष पर रहा है। देश में शीर्ष पर रहा है, देश में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। एफडीआई, एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में कौन शीर्ष पर रहा है, इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है गुजरात, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़। चलिए देखिए, पहले आप ये समझ लीजिए ये है क्या। ये क्या है, प्रत्यक्ष विदेश निवेश। प्रत्यक्ष विदेश निवेश मतलब क्या होता है, डायरेक्ट लिख लीजिए, फॉरेन, फॉरेन डायरेक्ट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जो विदेश हमारे इधर पैसा लगाता है प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट ही जो पैसा लगाता है विदेश हमारे देश में आके, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। विदेश के द्वारा हमारे देश में जो पैसा लगाया जाता है, उद्योग के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में पैसा लगाया जाता है, उसको हम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, प्राप्तकर्ता के रूप में मतलब ये पूछा जा रहा है आपसे, किस राज्य में विदेश ने सबसे ज्यादा पैसा लगाया है उद्योग के क्षेत्र में, बताइए। आप सभी को इससे अंदाजा शायद लग गया हो। ठीक है, पर इसका आंसर मैं, अगर मैं से सोच के लगाती तो मैं गुजरात लगाती, पर इसका आंसर गुजरात नहीं, इसका इसका जो आंसर है वो है महाराष्ट्र। इसका जो आंसर है वो महाराष्ट्र। ठीक है, इसका आंसर महाराष्ट्र है। उद्योग, जो उद्योगों में विदेश का पैसा ज्यादातर लगा है, बहुत ज्यादा पैसा लगाया है, विदेश की मुद्रा जो आई है वो किस राज्य में आई है, भारत में महाराष्ट्र राज्य में आई है। कहाँ पर, महाराष्ट्र राज्य में आई है। और ये जो महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री हैं, महाराष्ट्र के जो राज्य के उद्योग मंत्री हैं, उनका नाम क्या है, उदय सीमांत। क्या नाम है, उदय सीमांत, उदय सीमांत। ठीक है, उन्होंने ये हमें सूचना दी है कि हमने कम से कम कितने करोड़ रुपए, 28.868 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा आकर्षित की है 2023 में। ठीक है, 2023 में 28.868 करोड़ जो विदेशी मुद्रा है वो हमने अतिरिक्त ली है। ठीक है, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा, बहुत अच्छी अमाउंट है जो विदेशी मुद्रा हमें महाराष्ट्र राज्य ने दी है। चलिए, आप पता चल गया होगा ये एफडीआई क्या होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे पीएफआरडीए बोर्ड का अंशकालीन सदस्य नियुक्त किया गया है, इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। के एस रेड्डी, अब्बास जेसी, परम सेन, इनमें से कोई नहीं। देखो क्या पूछा जा रहा है, पीएफआरडीए बोर्ड का अंशकालीन सदस्य नियुक्त किया गया है, ये आपसे ऑप्शन में आपके सामने है। चलिए पहले इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, लिखिए, पेंशन फंड रेगुलेटर, रेगुलेटरी, रेगुलेटरी डेवलपमेंट, डेवलपमेंट अथॉरिटी, डेवलपमेंट अथॉरिटी, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या है, पीएफआरडीए जो बोर्ड है उसका अंशकालीन सदस्य नियुक्त किसको किया जा रहा है, ये ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए किसमें, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी में किसको अंशकालीन सदस्य नियुक्त किया जा रहा है। इसका जो आंसर है वो है परम सेन। क्या है, परम सेन। क्या नाम है, परम सेन को इसका अंशकालीन जो है वो सदस्य चुना जा रहा है। ये जो है ना, पहले ये अभी किस पोस्ट पर है, अभी किस पोस्ट पे है, अभी जो है वो वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में, वित्त मंत्रालय अभी जो पोस्टेड है ना ये तत्कालीन में, ये वित्त विभाग के, वित्त मंत्रालय के, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में इनकी नियुक्ति है अभी ये।
वह विभाग में ये नियुक्त है। इसी के साथ साथ अंशकालीन, आपको लिख रहा होगा ना अंशकालीन, यानी कुछ समय के लिए अंशकालीन सदस्य हम उनको इसमें PFRD में भी चुन रहे हैं अंशकालीन के लिए। मतलब इनके पास ये अतिरिक्त भार होगा, ठीक है। ये पहले से किस में ज्वाइन है, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में ये कार्यरत है, पर इनको अंशकालीन या अतिरिक्त कार्यभार किसका संभाला गया है, PFRDA बोर्ड का एक सदस्य बनाया गया है जो अंशकालीन है, कभी भी इनके हाथ से छूट सकता है ये कार्यभार, कुछ अतिरिक्त कार्यभार इसका संभालेंगे, ठीक है। चलिए, इसका फुल फॉर्म आपको पता चल गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गदाम प्रसाद को किस राज्य का नया विधानसभा अध्यक्ष चुना है। क्या गदाम प्रसाद, गदाम जो प्रसाद है उसको किस राज्य का नया विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। उसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, मिजोरम, तेलंगाना, मणिपुर, झारखंड। बताइए क्या पूछा जा रहा है, गदाम प्रसाद जो है वो किस राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष बने गए हैं, बताइए। चलिए, इसका जो आंसर है वो तेलंगाना। क्या नाम है, तेलंगाना राज्य के जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है, गदाम प्रसाद, गदाम प्रसाद, ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया, आपने देखा होगा चुनावी जब रिजल्ट आ रहा था तो देखा होगा यहाँ तो कांग्रेस की ही सरकार है, ठीक है। आप सभी को पता है तेलंगाना में कांग्रेस की ही सरकार है, बाकी छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनी है। तेलंगाना ऐसा राज्य है जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। और मैंने अभी कुछ समय पहले, 1-2 दिन के ही करंट अफेयर में इनके मुख्यमंत्री का नाम बताया था। क्या बताया था, रेवंत रेवंत रेड्डी। क्या नाम है, रेवंत रेड्डी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, रेवंत रेड्डी। और उन्हीं ये विधानसभा के जो अध्यक्ष चुने गए हों वो किसको चुना गया है, गधाम प्रसाद। किसको, गधाम प्रसाद को विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है, किस राज्य में, तेलंगाना राज्य में। तेलंगाना के मुख्यमंत्री का नाम है रेवंत रेड्डी। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में चक्रवात जैस्पर से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, जापान, म्यांमार, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। बताइए इसका आंसर क्या है। क्या पूछा जा रहा है, किस देश में चक्रवात, चक्रवात का नाम क्या है, जैस्पर, ठीक है। हजारों लोग प्रभावित हैं, मतलब कोई चक्रवात है जिसका नाम है जैस्पर, वो किस क्षेत्र में हो रहा है जिससे लोग अत्यधिक परेशान हैं या प्रभावित हैं। बताइए, जापान, म्यांमार, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। चलिए, इसका जो आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया। जैस्पर चक्रवात है, चक्रवात आप सभी जानते होंगे, एक हवाएं हवाएं चलती हैं तो उनका एक बवंडर, ठीक है। हवाएं इतनी संघनित हो जाती हैं और वो गोल गोल चक्कर के साथ चलती हैं। आपने देखा हो कि कहीं आप गर्मियों में जा रहे हो, कहीं ऐसे आप बहुत दूर से वो चक्रवात आता दिखाई देता है, पूरी हवाएं इकट्ठी पूरी सिमट जाती है नीचे से लेके ऊपर तक। अगर उसके भी, हाँ, तो वो पूरा एक गोला ले लेती है तो बहुत संघनित हो जाती है और वो गोल गोल स्पीड में घूमती है। ऐसे ही चक्रवात जिसका नाम क्या है, जैस्पर, जैस्पर जो है वो ऑस्ट्रेलिया में अभी लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। और जो तटीय क्षेत्र है वहां पर बिजली, वहां जो रह रहे हैं लोग बाग बिना बिजली के रह रहे हैं, वहां से वो बाढ़ से भी प्रभावित हैं। तो ये कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में जैस्पर चक्रवात से लोग बाग प्रभावित हो रहे हैं। ये लास्ट क्वेश्चन था। चलिए, कल के क्विज की तरफ बढ़ते हैं। कल का जो क्विज था वो, उसका जो आंसर है वो क्या है, नई दिल्ली 4 दिसंबर भारत में आयोजित होने वाले हिंद महासागर टूना आयोग वैज्ञानिक समिति की बैठक सोमवार को मुंबई में शुरू होगी। मतलब मुंबई में, हमने क्या पूछा था कहाँ पे शुरू होगी, तो उसका क्या आंसर है, मुंबई में शुरू होगी। किसकी, हिंद महासागर टूना आयोग की जो वैज्ञानिक समिति की बैठक है वो कहाँ पर होगी, मुंबई में आयोजित होगी। चलिए, आज के क्विज की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो क्विज है वो भी देख लीजिए, आपको आंसर देना है इसका। 1 दिसंबर 2023 को सीमा सुरक्षा बल BSF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा स्थापना दिवस बनाया गया जो 1 दिसंबर 2023 को सीमा सुरक्षा जो बल BSF जो मनाया गया, वो कौन सा सुरक्षा जो दिवस है वो कब मनाया गया, सॉरी कौन सा वाला मनाया गया था, ठीक है। मनाया तो जाता है ये 1 दिसंबर को, पर कौन सा वाला मनाएगा ये आपसे पूछा जा रहा है, इसका आप आंसर देंगे। चलिए, देखो सभी, फिर भी मैं आपको एक बार बता दे रही, सभी को पता तो है, मैंने सूचना दे दी थी कि अब जो टाइम है लूसेंट विविध का जो स्पेशल है वो 7:30 का टाइम है। क्या है, 7:30 का टाइम है। आप 7:25 पर आप आ जाया करें, ठीक है। और सुनिए, एक और महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप शाम की क्लास में लाइव
नहीं जुड़ेंगे, मुझे संख्या ज़्यादा नहीं दिखेगी, मुझे लगेगा पढ़ने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, तो मैं ये क्लास यहीं समाप्त कर दूँगी। ये आपके ऊपर है, ये सिर्फ़ आपके भले के लिए शुरू की गई थी, ठीक है? ऐसा कोई कोर्स नहीं है इसका, सिर्फ़ आपके भले के लिए शुरू की गई है। अगर आपको नहीं पढ़ना, तो फिर वो जैसी स्थिति आप मुझे दिखा दें, बता दें लाइव का कैसा क्या है, और अब 1-2 दिन देखती हूँ, अगर लाइव अच्छे से आते हैं, आप लोग सीरियस होके पढ़ते हैं, तो मैं ये चालू करूँगी। चलिए इसी के साथ राधे-राधे, शाम को मिलते हैं।